हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9 इतिहास चैप्टर 8 जिसका नाम है कृषि और खेतीहर समाज, इस चैप्टर का लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है और यह लेक्चर 2 है। यदि आप लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, पहले लेक्चर 1 देखिएगा, फिर 2 यहाँ पे समझ में आएगा। ये हम लोग आगे समझते हैं। अगला जो हेडिंग हम लोग समझेंगे आज वो है विभिन्न प्रकार की खेतियों का इतिहास। ठीक ना, अलग अलग प्रकार की खेती जो आया है हमारे पास, ठीक ना, उस खेती का क्या इतिहास रहा है। तो भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ठीक ना, पूछेगा भारत की कितनी परसेंट जनसंख्या कृषि करती है? 70%। ठीक ना, कि 100% में से 70% आबादी किस पर निर्भर है? तो 70% आबादी किस पर निर्भर है? कृषि पर ही निर्भर है। कृषि पे जो है ना गुजर बसर करके अपना जो है घर चलाते हैं। आगे से समझेंगे। ठीक ना, अर्थात भारत का समाज खेतीहर समाज है। यानी भारतीय समाज कैसा समाज है? खेतीहर, यानी खेतों वाला समाज। ठीक ना, चाहे बिजनेसमैन रहे या नौकरी वाला रहे या जॉब वाला रहे, ठीक ना, चाहे अपना कोई काम हो, कुछ भी हो, खेती लगभग सब करता है। भारत में खेती सब करने लगा है। जब कृषि की जानकारी हुई तो लोगों के पास साधन की कमी थी, क्योंकि कृषि एक संयोग मात्र था। ठीक ना, सबसे पहले तो हमें कृषि का अभाव था, जानकारी नहीं था। और जब जानकारी हो गया, अब साधन नहीं था, सामान नहीं था, किस साधन के माध्यम से हम लोग खेती करेंगे। अब दिया है पहला है झूम की खेती। क्या पहले? झूम की खेती। सभ्यता के शुरुआत में जहाँ जंगल अधिक था वहाँ लोगों ने जंगल को काट कर खेती करना प्रारंभ किया था। जब खेती स्टार्ट हुआ था तो सबसे अधिक तो उस टाइम भारत में क्या हुआ करता था? जंगल। ठीक ना, तो लोग क्या किए, जंगलों को काट कर उसमें क्या करने लगे? खेती करने लगे। आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत से आदिवासी समाज में झूम की खेती प्रचलित है। ठीक ना, झूम का खेती कहाँ होता है? पहाड़ी शहर में। कहाँ होता है? पहाड़ी शहर में झूम का खेती होता है। आदिवासी समाज पृथ्वी को अपनी माता समझते हैं और उस पर हल नहीं चलाना चाहते हैं। ठीक ना, आदिवासी समाज जो पृथ्वी का बहुत इज्जत देते हैं। आदिवासी समाज का मानना है कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारी माता है। पृथ्वी क्या है? माता। हम लोग भी पृथ्वी को माँ कहते हैं, धरती माँ कहते हैं। तो हम लोग भी क्या करते हैं? पृथ्वी को माँ कहते हैं ना। आदिवासी समाज पृथ्वी क्या कहता है? माँ कहता था। हम लोग जो पृथ्वी को माँ कह के उसका अपमान करते हैं। ठीक ना, उसी मान लो आदमी जो है सब कुछ करता है, उसी में चलता फिरता है, उसी बाथरूम करता है, उसी में जोतता है हल लेके। ठीक ना, सब कुछ करता है। ये आदिवासी लोग जो वो लोग क्या करते हैं? पृथ्वी को माँ कहते हैं, उसमें हल नहीं चलाते हैं। कहते हैं ठीक ना कि हल चलाना मतलब माँ के सीने पे वार करना, और हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो यदि आदिवासी समाज पृथ्वी को अपनी माता समझते हैं और उस पर हल नहीं चलाना चाहते हैं, अतः वे वर्षा से पहले जंगल में आग लगा देते हैं और उसके राख पर बीज छिड़क देते हैं। ठीक ना, जैसे मान लो वर्षा का मौसम जब आने वाला होता है, उससे पहले पूरा जंगल में क्या करता है? आग लगाता है, और आग के माध्यम से पूरा जंगल क्या होता है? जल जाता है। ठीक ना, और सब जो है जो जंगल जल के क्या बनाता है? राख बनाता है। ठीक ना, और वो राख क्या होता है? वो जो धरती के मिट्टी में मिल जाता है। मिलने के बाद जो है ना, ठीक ना, क्या होता है? वो मान के कुछ खाद जैसा बन जाता है, उसी भी लोग क्या करते हैं? बीज से छिड़क देते हैं। वर्षा होने पर उस बीज से पौधे निकल आते हैं। तो मान लो राख सूखा है, मिट्टी सूखा है, आपस में मिल गया, बीज छिड़क दिया। जब वर्षा हुआ वो मिट्टी वो बीज कहाँ आता है? नीचे धंसता है ना। धंसने के बाद क्या होता है? उस पर क्या निकलता है? पौधा निकल आता है। इस प्रकार अगले वर्ष में नीचे की तरफ आग लगाकर खेती करते हैं। वैसे इस खेती से पर्यावरण पर असर पड़ता है। ठीक ना, ये खेती झूम खेती गलत है। ये खेती क्या है? तो झूम खेती में भी देखो वही सब फसल होता है जो सब फसल हम लोग की और सब खेती में लगाते हैं। ठीक ना, फर्क है कि ये लोग जो है झूम खेती इसलिए इसका नाम दिया क्योंकि जो है ये लोग क्या करते हैं? जुताई नहीं करते हैं। ठीक ना, बिना जुताई करते हैं। लेकिन ये खेती क्या है? गलत है क्योंकि ये पर्यावरण पर असर डालता है। ठीक ना, अगर मान लो कि हजारों लाखों पेड़ पौधे क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। जैसे कि कहा क्या कहा जाता है? पेड़ है तो हम हैं, पेड़ है तो हम है, पेड़ नहीं तो हम नहीं, पेड़ है तो हम है। ठीक ना, इसलिए कहा जाता है पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ। पता है ना, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ। जितना अधिक पेड़ लगाएंगे, ठीक ना, उतना अधिक हमारा जो है ना वातावरण स्वच्छ रहेगा। और जितना पेड़ काटेंगे उतना वातावरण क्या होगा? गंदा होगा। ठीक ना, पेड़ क्या करते हैं? वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, ऑक्सीजन को शुद्ध करते हैं। जब ऑक्सीजन शुद्ध वाला ऑक्सीजन हम लोग सांस में लेते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं। अब पेड़ जब काटेगा तो ऑक्सीजन क्या होगा? शुद्ध नहीं होगा, वो गंदा होगा। ऑक्सीजन के संग में कार्बन डाइऑक्साइड भी आने लगेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे? सांस में लेंगे। ठीक ना, जो कि हमारे फेफड़ा में जाके क्या करेगा? गंदगी जाके है ना, वो सब गैस जाके फंस जाएगा और हम लोग बीमार के शिकार हो जाएंगे। ठीक ना, उसके बाद जो है इतना ज़्यादा वातावरण गंदा हो जाएगा ना, ठीक ना, इतना ज़्यादा हर जगह धूल कर पड़ेगा कि सांस लेना भी दुर्लभ हो जाएगा, घुटन महसूस होगा। ठीक ना, हर जगह जैसे फ्रेश माहौल दिख रहा है ना, ऐसा माहौल नहीं दिखेगा। जैसे अभी दिल्ली का माहौल दिखता है,
कितना गंदा रहता है, भर दिन रहता है ना, पता नहीं चलता ठंडी है कि गर्मी है कि बरसाती है, दिन है कि रात है कि सुबह है कि शाम, हमेशा गंदा पड़ रहा था माहौल। क्योंकि वहाँ जो ना सभी जगह पेड़ पौधे कट के क्या बन गया, बराबर शहर बन गया, बिल्डिंग बन गया, बाजार बन गया, मार्केट बन गया, मॉल बन गया, घर बन गया, ये सब। इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही क्या है, जरूरी है, ठीक ना। और इस खेती से पेड़ पौधे का नुकसान होता है। उसके बाद जो है जो कि पर्यावरण के लिए सही नहीं है। अगला पारंपरिक खेती, क्या दिया है, पारंपरिक खेती। इसके तहत कृषक पारंपरिक खेती करते हैं। फसल उत्पादन से ही कुछ बीज वे अगले फसल के लिए रख देते हैं, ठीक ना। फसल जो उत्पादन किया, फसल काट लिया गया, फसल काटने के बाद क्या करते हैं, कुछ फसल को बीज के रूप में जमा कर देते हैं। ये हमारा बीज हो गया, इसको अगले बार लगाएंगे, ठीक ना। कुछ फसल को क्या करते हैं, बीज के रूप में जमा करते हैं, ताकि इस फसल का जो ना रोपाई अगले बार करेंगे। सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं, ठीक ना, कि वर्षा होगा तो सिंचाई होगा। और जो है बीज खरीदते उड़ते नए, जो फसल लगाया उसको काटा, कुछ फसल क्या किया, रख दिया कि इसको फिर से क्या करेंगे, छिड़क देंगे, ठीक ना, फिर से बोया जाएगा, जिसके कारण कि फिर से फसल निकलेगा। भारत में वर्षा मानसून से होती है, जो अनिश्चित रहती है, ठीक ना। मानसून मतलब वह कि भारत में सब टाइप का मौसम होता है, ठंडी भी है, गर्मी भी है और वर्षा भी है ना। अब कुछ ऐसा देश है जहाँ साल का सालों भर क्या होता है, खाली पानी पड़ता है, पूरा सब दिन पानी पड़ता है। कुछ ऐसा देश है जहाँ सब दिन तुमको गर्मी पड़ेगा, जैसे अफ्रीका सब साइड चल जाओ, ठीक ना, उसके खूब गर्मी पड़ेगा। कुछ ऐसा देश है, इसलिए अफ्रीका से आदमी देखेगा काला रहता है, ठीक ना, क्योंकि वहाँ साल का सालों भर सब दिन क्या पड़ता है, गर्मी पड़ता है। सूरज की तेज धूप जो पड़ती है लोग पे, ठीक ना। और सूरज का तेज धूप जो है वेस्ट बंगाल से में जाके देखो, वेस्ट इंडीज में, ठीक ना, वेस्ट इंडीज में जाके देखो, तो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाता उतना गर्मी, जिसके कारण वो लोग का शरीर कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। कुछ ऐसा देश है जहाँ साल का साल भर ठंडी पड़ती है, जैसे अमेरिका देख लो, रूस देख लो। इसलिए अमेरिका रूस सब आदमी क्या होता है, गोरा होता है, ठीक ना। हम लोग भी देखो अपना कि गौर किया, नोटिस किया होगा, ठंड के मौसम में हमारा बॉडी में थोड़ा गोरा दिखता है ना, कि उस टाइम में धूप का तापमान क्या रहता है, कम रहता है, जो हमारे शरीर को उतना ज़्यादा काला होने से बचाता है। और वही गर्मी के मौसम में देखो पसीना इतना निकलता है, ठीक ना, कि पसीना हमारे बॉडी क्या करता है, काला करता है। तुरंत नहा के आएगा, तुरंत लगेगा हाथ में से पसीना आया, हाथ तो क्या हो गया, काला हो गया। हल्का धूप में निकलो, ठीक ना, तुरंत लगेगा कालापन आने लगता है ना। तो ठंड इलाके में हमारा बॉडी क्या होता है, गोरा दिखता है, गर्मी के इलाके में काला दिखता है। लेकिन भारत का क्या है, मौसम मानसून है, या सभी टाइप के मौसम आते हैं, ठीक ना, बराबर मात्रा में सब आते हैं। तो यहाँ का क्या है, यहाँ का वर्षा भी मानसून है, ठीक ना। कहने का मतलब वर्षा निश्चित नहीं है कि हर साल इतने वर्षा होगा, कभी खूब ज़्यादा होता है, कभी खूब कम होता है, कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बहुत, अनावृष्टि मतलब कम। कृषि के अधिकांश कार्य जानवरों के द्वारा किया जाता था, ठीक है। पारंपरिक खेती में खेती का अधिक काम, कृषि का अधिक काम किसके द्वारा होता था, जानवर के माध्यम से होता था, ठीक ना। इस प्रकार पारंपरिक कृषि से उत्पादन अधिक नहीं होता था, ठीक ना, क्योंकि इसमें लोग उतना मेहनत नहीं करते थे। अधिकतर काम किसके द्वारा होता था, जानवरों के द्वारा होता था, जिसके कारण इस प्रकार की खेती से अधिक उत्पादन नहीं हो पाता था। एक ही बीज को बार बार लगाने से उसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए तुम्हारा खेत है, एक के बीज सब बार लगाओ, मान लो मकई लगा दिए, ठीक ना, फिर मकई लगाओ, फिर मकई लगाओ, फिर मकई लगाओ। ऐसे पर क्या होता है, मिट्टी का गुणवत्ता, उर्वरा शक्ति क्या हो जाता है, कम हो जाता है। धीरे धीरे फसल भी कम होता है। पहले मान के चलो कि जैसे कि 10 टन मकई हुआ, अगले बार 8 टन होगा, 5 टन होगा, 2 टन होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत कम होगा, ठीक ना। यहाँ पे इसलिए कहा जाता है फसल को बदल कर लगाना चाहिए, ठीक है ना, फसल को बदल के लगाना चाहिए। जिस प्रकार के तुम लोग मान लीजिए एक के भोजन रोज खाएगा, ठीक ना, हमारा मन उसके प्रति भर जाता है, उसके प्रति भोजन देखते हैं घिन आने लगता है ना। जैसे भोजन देखते हैं लगता है कि हम क्या भोजन खाएंगे, भोजन ही हमको खाएगा, लगता है कि भोजन काटने दौड़ता है हमको, एक ही चीज़ रोज खाएगा तो मन पर अजीब सा लगता है। और तुम एक भोजन बदल खाओ, आज ये खाया, कल वो खाओ, परसों वो खाओ, फिर 5 दिन बाद वो भोजन खाओ जो खाया था, देखो तुम्हारा मन अच्छा लगेगा, लगता है ना। वही यहाँ पे होता है। मिट्टी भी जो है एक ही फसल सब दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता है, फिर इसलिए किसान क्या करते हैं, फसल को बदल के लगाते हैं। वहाँ ऐसा नहीं था पारंपरिक खेती में, मकई लगाया, कुछ मकई रख दिया, फिर वही बो दिया, फिर कुछ रख दिया, फिर वही बो दिया, इसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। पारंपरिक खेती में काफी समय लगता था तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्रम से कम होती जाती थी, वही जो समझा है, ठीक ना। आज भी इस तरह की खेती प्रचलित है। अभी भी लोग बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ की कौन सा खेती प्रचलित है, पारंपरिक खेती लोग करते हैं। आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश सरकार की नीति भू व्यवस्था की गड़बड़ी आदि के उत्पादन कारण काफी कम होता गया। नील आदि की खेती के बाध्यता कारण जमीन बंजर होती गई, ठीक ना। जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, जब क्या था, ठीक ना, जब जो है भारत पे अंग्रेजों का कब्जा था, तो वो क्या करते थे, अंग्रेज जो है
हमारे किसानों के द्वारा किसकी खेती करवाते थे? नील की खेती करवाते थे, ठीक ना। और नील का खेती का एक गुण है, अगर नील का खेती जहाँ लगाया, अब वहाँ पे अब दोहरा कोई फसल नहीं लगेगा। या तो तुम नील का ही फसल लगाओ या भूमि अब क्या हो गया, बंजर बन गया, ठीक ना। ये रूल है उसका। जिस भी जमीन पे तुम नील का खेती कर लिया, अब दोहरा के तुम तो चाहे कि मकई का कर ले, गेहूं का कर ले, जौ, कपास, बाजरा, पटसन, जूट, कोई चीज़ का खेती नहीं होगा। भूमि तुम्हारा क्या हो गया, बंजर हो गया। उस पर अब दोबारा नील का ही खेती होगा। हर बार या तो नीले लगाओ या तो कुछ मत लगाओ, तुम्हारा जमीन बर्बाद चला गया। तो अंग्रेज क्या करते थे, जबरदस्ती हमारे किसानों को पीट पीट के क्या करते थे, नील लगवाते थे, ठीक ना। और वो जो नील उत्पादन के बारे वो नील जाके ले लेते थे। जमीन भी इसका बंजर हो जाता था, बदले में कुछ पैसा भी नहीं मिलता था, या बहुत कम पैसा देता था, जितना खर्चा तक नहीं देता था, फायदा छोड़ो। जिससे बराबर अकाल आने लगा था, ठीक ना। हमारे कि जो जमीन था तो बंजर बन गया, बेचारा खाएगा तो खाएगा क्या। परंतु आज़ादी के बाद सरकार की भू व्यवस्था में परिवर्तन, सिंचाई के साधनों में, आदि में कृषि में बढ़ोतरी हुई। जैसे देश आज़ाद हुआ, भू व्यवस्था में परिवर्तन हुआ कि अपने मन का तुम फसल लगा सको। साधन, सिंचाई का साधन बहुत मिल गया। पहले लोग सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर था, अब नदी से करने लगा, तालाब से करने लगा, पोखर से करने लगा, ढेरी कुछ से करने लगा। 1960 के दशक में हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में असातित बढ़ोतरी हुई। यहाँ से कृषि में उच्च तकनीकी एवं वैज्ञानिक पद्धति का प्रवेश हुआ, ठीक ना। 1960 ईस्वी से भारत में कृषि में क्या हुआ, नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा। पादप संकरण द्वारा उच्च प्रकार के बीजों के किस्मों का विकास किया गया। उर्वरक, पिरकनाशी, खरपतवासी नाशी के प्रयोग एवं उद्देश्य के परियोजनाओं द्वारा सिंचाई के विकास तथा आधुनिक यंत्रों द्वारा कृषि कार्य के कारण कृषि की व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ, ठीक ना। सिंचाई का नया साधन आ गया, मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो गया, उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, नए नए खाद आ गए, ठीक ना, जिसके माध्यम से कि कृषि में थोड़ा बढ़ोतरी हुआ, विकास हुआ। अगला है गहन खेती। जिन क्षेत्रों में सिंचाई संभव हुई है उन क्षेत्रों में किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने लगे, ठीक ना। यानी कि मिट्टी का उर्वरा शक्ति क्या क्या, वो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है, ठीक ना, जिसको कि मिट्टी में मिलाया जाए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, मोटा मोटा फसल होता है, ठीक ना। उसके बाद क्या किया, जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, कीटनाशक वाला छिड़काव होता है, ऐसे करता है ना, उस छिड़काव से कीटनाशक को खत्म कर दिया गया। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, उसको क्या क्या दवाई छिड़क के जान मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। कृषि की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए मशीनों के प्रयोग द्वारा कृषि का यंत्रीकरण हो गया। आज देखो आदमी जो है अधिकतर काम खेती में किससे करता है, खुद से कि मशीन से, ठीक ना। अभी जैसे देखो हमारे जो आसपास के गाँव में, यहाँ देखो महिलाएं लोग जो क्या करती है, पुरुष सब जो खुद से रोपाई करता है। जो बड़े बड़े शहर है तो रोपाई भी कौन करता है, मशीनों द्वारा करता है। यहाँ लोग खुद से कटाई करते हैं फसल का। बड़ा बड़ा शहर में देखो फसल कटाई भी कौन करता है, मशीन, ठीक ना। रोपने वाला भी मशीन है, मान लो भुट्टा पूरा होकर तैयार हो गया, काटने वाला भी मशीन है ना। अब जो भुट्टा को छोड़ाने के लिए दाना अलग करने वाला भी मशीन है ना, गर्दा अलग करने वाला मशीन है। हर एक कुछ का क्या मशीन है, सिंचाई के लिए मशीन है। अभी तुम लोग बहुत सारे ना, जैसे इंस्टा सब पे कुछ देखा होगा, फेसबुक वगैरह पे बहुत से ऐसा कुछ रील्स आता है, ड्रोन के माध्यम से सिंचाई करता है खेत में, देखा है ना। तो वो सब क्या है, सब मशीनी व्यवस्था है। और अब सिंचाई भी लोग नदी से कर रहा है, तालाब से कर रहा है, वर्षा भी निर्भर कहीं नहीं, ठीक ना, नहीं खुद से कर रहा है, बल्कि तो ड्रोन के माध्यम से बड़ा बड़ा ड्रोन में पानी भरवा दिया जाता है, ठीक ना। ड्रोन के माध्यम से ड्रोन पर छिड़काव करके क्या करता है, पूरे खेत में सिंचाई कर देता है। ये सब है मशीनीकरण, ठीक ना। लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं अब। इससे प्रति हेक्टेयर उपज में कृषि का विकास हुआ। गहन खेती का तात्पर्य है एक ही खेत में अधिक फसल लगाना, ठीक ना। तो हम लोग जब करते हैं वो क्या करते हैं, गहन खेती करते हैं। क्या करते हैं, गहन खेती मतलब हुआ एक ही खेत में अधिक फसल लगाना। एक खेत इस बार ये लगा लिया, अगले बार वो लगा लिया, फिर वो लगा लिया, चेंज कर करके लगाना, ठीक ना। या मान लो यदि बड़ा खेत है, थोड़ा भाग में मकई लगा लिया, कुछ हिस्सा में गेहूँ लगा लिया, कुछ हिस्सा में तुम जौ लगा लिया, कपास लगा लिया, ठीक ना। अगर 25-30 बीघा का है, 2 बीघा में ये है, 3 बीघा में वो है, तो थोड़ा सब्जी लगा लिया, पता है ना इसे, इसलिए है तुम्हारा गहन खेती। अगला है फसल चक्र। फसल चक्र बराबर एक ही फसल लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति छीन होने लगती है, जो बताया, ठीक ना। एक ही फसल बार बार लगाएंगे तो उर्वरा शक्ति खेत का घट जाएगा। अतः इसके लिए 2 खाद्यान्नों फसल के बीच एक दलहनी कुल के पौधे को लगाया जाता है, जिसे फसल चक्र करते हैं, ठीक ना। इसके 2 खाद्यान्न की कोई भी 2 फसल जैसे लगा, जैसे मान लो तुम मकई लगाया, गेहूँ लगाया, बीच में एक दलहन का पौधा लगाओ। इसका पौधा लगाओ दलहन का। या मान लीजिए जू लगाया, बाजरा लगाया, तो दलहन को लगा बीच में। पटसन लगाया, गन्ना लगाया, तो बीच में क्या लगाओ, दलहन लगाओ। इससे तुम्हारे खेत की उर्वरा शक्ति खत्म नहीं होगी, ठीक ना। इसी को कहते हैं फसल चक्र। क्या कहते हैं, फसल चक्र।
दलहनी कुल के पौधे की जड़ की गांठ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, ठीक ना। दलहनी कुल का पौधा में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक ना, जो वातावरण के नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। दलहनी के पौधे में यह गुण होता है, ये क्या करते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, ठीक ना, जिससे हमारा खेत जो है ना बंजर नहीं होता है, उपजाऊ रहता है, ठीक ना। अब बहुत ज़्यादा हमको क्या करता है, बहुत ज़्यादा हमको फसल देता है। आजकल विभिन्न प्रकार के उर्वरक खेत में डालकर भूमि की शक्ति बढ़ाई जाती है। आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गया है, नए नए खाद्य पदार्थ बहुत आए हैं, ठीक ना, जिसको डाल के खेत का उर्वरा शक्ति हम लोग बढ़ा सकते हैं। अगला है मिश्रित खेती। एक ही खेत में समान समय में 2 या 3 फसल लगाने की प्रक्रिया को मिश्रित खेती कहते हैं, ठीक ना। तो मिश्रित खेती किसको कहेंगे, हमारा एक खेत है, जो ये समझाए इससे पहले, एक खेत है, थोड़ा भाग में ये लगा दिए, थोड़ा भाग में सब्जी लगाया, थोड़ा हम कुछ और लगाया, थोड़ा हम गन्ना लगाया। एक ही खेत में जब अधिक फसल लगाया जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं, ठीक ना। इससे एक ही समय में अधिक एवं विभिन्न प्रकार के फसलों की प्राप्ति होती है। और थोड़ा एक दो पॉइंट लिखते हैं अब, यहाँ लिखेगा मुख्य बिंदु, देखो आप मुख्य बिंदु, ठीक ना। तो 14 नंबर पॉइंट लिखाए थे कि 13 तक लिखाए थे, 13 लिखाए थे, 14 लिखो, 14 लिखे बोले फसल चक्र। फसल चक्र किसे कहते हैं, समझाए, ठीक ना। फसल चक्र किसे कहते हैं, 2 फसलों के बीच क्या क्या लगाना चाहिए, एक दलहन का पौधा लगाना चाहिए, इसे क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। यहाँ पे 2 खाद्यान्न फसलों के बीच, 2 खाद्यान्न फसलों के बीच, अल्लाह मत कीजिए, फसलों के बीच एक दलहनी कुल के पौधे, एक दलहनी कुल के पौधे लगाए जाते हैं। लगाए जाते हैं जिसे फसल चक्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं, ठीक ना। जस्ट समझाए ना, 2 फसलों के बीच एक दलहनी कुल का पौधा यदि लगा देते हैं तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है, ठीक ना। अगला पॉइंट लिखेंगे मुख्य बिंदु 15 नंबर, मिश्रित खेती। मिश्रित खेती ये भी समझा दिए, ठीक ना। तो एक ही खेत में अनेक फसल लगाते हैं एक समय पे, ठीक ना। एक ही समय पे जब अनेक फसल लगाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो मिश्रित खेती कहलाता है। तो एक ही खेत में समान समय में समान समय में 2 या 3 फसल लगाने को 2 या 3 फसल लगाने को मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित खेती कहते हैं, ये समझा दिए, ठीक ना। एक ही समय में 2 या 3 फसल लगाए के खेत में, थोड़ा भाग में ये, थोड़ा भाग में वो, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, ये प्रक्रिया जो है मिश्रित खेती कहलाता है। अब समझेंगे रोपण या बगानी खेती, ठीक ना। रोपण या बगानी खेती, रोपण खेती को ही बगानी खेती कहते हैं, बगानी खेती को ही रोपण खेती कहते हैं। रोपण कृषि एक विशेष प्रकार की झाड़ी कृषि है, झाड़ी कृषि या वृक्ष कृषि। रोपण कृषि का एक झाड़ी कृषि है या फिर एक
वृक्ष कृषि है। इसे 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था। पूछेगा रोपण कृषि को किसने प्रारंभ किया था? अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था? 19वीं शताब्दी में। यह एकल फसल कृषि है। रोपण कृषि कैसी है? एकल फसल, मतलब एक ही फसल इसमें लगाया जाता है। इसमें रबर, चाय, कहवा, कोको, मसाले, नारियल और फलों जैसे, ठीक ना, नारियल और फलों जैसे क्या होता है, ये सब जो उगाए जाते हैं, ठीक ना। यानी कि पूछेगा रोपण कृषि में, या फिर रोपण का दूसरा नाम है बागानी कृषि, इसमें कौन कौन सा चीज़ उगाया जाता है? रबर, चाय, कहवा, कोको, मसाले, नारियल और फल। फल में भी कौन कौन फल? फल में जैसे सेब, अंगूर, संतरा, ठीक ना, ये सब फसल उगाए जाते हैं। इस प्रकार की खेती में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। रबर हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, ठीक ना। रबर क्या होता है? खेती होता है। रबर क्या होता है? खेती, ठीक ना। खेती कर लिया, अब जो है खेती करके मान के चलो कि वो लट्ठा फॉर्म में, गोंद फॉर्म में जैसा मिला ले आया। अब मशीन होता है, ठीक ना, अलग अलग मशीन होता है। कोनो मशीन में ले गया तो वो क्या करेगा, उस रबर उपजाए हम लोग उसको ले गए, वो जो है इरेजर बना देगा, मिटाने वाला। फिर कुछ मशीन क्या करेगा, उसी रबर से बाल में लगाने वाला रबर बना देगा, ठीक ना। कुछ मशीन में गए तो साइकिल में, बाइक में फंसाने वाला रबर आता है ना, वो रबर बना देगा। कहीं और गए तो जीन्स में, पैंट में जो रबर लगता है, ठीक ना, वो रबर बना देगा। बॉल वाला भी रबर होता है, ठीक ना। तो खेती होता है एक रबर का, उसको मशीन में जो है अलग अलग मशीन होते हैं। जैसे मान लो लकड़ी, तो लकड़ी तो एक जगह पेड़ से मिलता है ना। एक ही लकड़ी के देखो अलग कितना चीज बनाते हैं, टेबल, बेंच, डेस्क, ठीक ना, किवाड़, खिड़की, सब कुछ, पलंग, चौकी, सब कुछ एक ही लकड़ी का बनता है ना। लकड़ी तो एक गो है। उसी प्रकार रबर की खेती एक होता है। उसी रबर को जो अलग अलग मशीनों में ले जाकर, अलग अलग फैक्ट्रियों में ले जाके, कारखानों में ले जाके अलग अलग चीज बनाया जाता है। इस प्रकार की खेती में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है ना। यानी रोपण कृषि में जो है पूंजी क्या चाहिए? अधिक होना चाहिए। तुम्हारे पास मोटा पूंजी है तो रोपण कृषि करो, अन्यथा मत करो। कई रोपण कृषि क्षेत्रों जैसे चाय, कहवा और रबर की बागानों या उसके निकट ही उन्हें संसाधित करने की फैक्ट्री लगाई जाती है, ठीक ना। जहाँ कहीं कहीं चाय का खेती होता है या रबर का खेती होता है, उसी के बगल में बड़ा सा फैक्ट्री भी लगाया जाता है ताकि खेती के बाद उसको ना शुद्धिकरण किया जा सके। इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों जैसे पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों तथा प्रायद्वीपीय भारत की नीलगिरी, अन्नामलाई, वो इलायची की पहाड़ियों में किया जाता है, ठीक ना। ऐसे पहाड़ी में इसका खेती होता है। अल्लाह मत करो। अगला है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी जरूरत। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी जरूरत। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की खेतियों की काफी आवश्यकता है, ठीक ना। गाँव में जो है सबसे अधिक किसकी आवश्यकता है? तो खेतों की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर ही निर्भर करता है, ठीक ना। गांव के अधिक से अधिक लोग क्या हैं? किसान हैं। वे लोग जो है खेती करके ही अपना जीवन बसर करते हैं। जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है एवं अधिक आय के लिए कृषकों के आधुनिक ढंग से विभिन्न प्रकार की खेती करने की आवश्यकता है, ठीक ना। जैसे आज के समय में हमारे देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जनसंख्या मतलब क्या? आदमी, आबादी, ठीक ना। एक समय था कि पूरा दुनिया में सबसे अधिक आदमी कहाँ रहता था? चाइना में, ठीक ना। भारत में तो इतना आदमी बढ़ गया कि चाइना को दाब के भी पहले स्थान पे आ गया ना। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो अब जो है उसको खाने के लिए क्या चाहिए? साधन चाहिए, आय के लिए, यानी कि रुपये पैसे की कमी होगी, उसके लिए काम चाहिए, ठीक ना। इसके लिए किसान को जो है नए तौर तरीके से कृषि करने की आवश्यकता है। कृषि के आधुनिकीकरण से मृदा की उर्वरा शक्ति को पुनः प्राप्त की जा सकती है, ठीक ना। मृदा यानी मिट्टी, जिस मिट्टी का उर्वरा शक्ति खत्म हो गया, जिसमें फसल अब नहीं उग रहा है, तो उसकी मिट्टी, उसकी उर्वरा शक्ति को फिर से बढ़ाया जा सकता है। साथ अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ होती है। नकदी फसल करने से उद्योग में बढ़ोतरी के साथ साथ किसानों की स्थिति अच्छी होती है, ठीक ना। कल जैसे समझा रहे नकदी फसल क्या है। नकदी फसल वो है जो कि डायरेक्ट हम लोग क्या कर लगाए, उसको काट के सीधे क्या कर दिए, मार्केट में बेच दिए। उसको किसी फैक्ट्री में, कारखाना में जिन कहीं लेकर नहीं जाना है। कोई जो उसको ना शुद्धिकरण करना है, ना साफ करना, सीधा बेच दो। अगला हेडिंग है वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। अभी के समय में गांव में क्या क्या परिवर्तन हुआ? वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया, मतलब काफी ज्यादा परिवर्तन आया, काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। आधुनिक तकनीक एवं जागरूकता के ग्रामीण कृषक अपने कृषि कार्य में परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक ना। किसान भी क्या कर रहे हैं? शहरों के किसान के भांति नए नए टेक्नोलॉजी अपना कर, ठीक ना, नया नया गुण अपना कर अपने कृषि में वृद्धि कर रहे हैं। आधुनिक कृषि के कारण ग्रामीण कृषक अब इस प्रकार का फसल लगा रहे हैं जिससे अधिक आमदनी प्राप्त होती है, ठीक ना। ऐसा फसल लगाते हैं जिससे उसको मुनाफा क्या हो? ज़्यादा हो।
सरकार भी वैसे फसल लगाने के लिए कृषक को प्रोत्साहन दे रही है, ठीक ना। जिस किसान के पास पैसे नहीं है, सरकार क्या करते हैं, ऐसे फसल लगाने के लिए उसको क्या देते हैं, ऋण देते हैं, कर्ज देते हैं, लोन आता है ना, लोन देते हैं। कृषकों के आर्थिक लाभ के लिए सरकार ऋण की मुहैया करवाती है, ठीक ना, एवं फसल बीमा के माध्यम से। अरे अल्लाह अल्लाह मत करो, समझो यहाँ पे छोड़ो उसको, क्षति से उसकी पूर्ति करवाती है, ठीक ना। इस प्रकार के उत्पादन से उद्योग धंधे में सहायता मिलती है और लोगों का रोजगार भी अच्छा चलता है। अब अगला हेडिंग है बिहार में होने वाली प्रमुख व्यावसायिक फसलें, ठीक ना। बिहार में कौन कौन सा फसल जो है काफी फेमस है। जैसे पहला दिया केला, क्या दिया है, केला। बिहार के हाजीपुर एवं नवगछिया का इलाका केला की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक ना। बिहार का हाजीपुर, बिहार का हाजीपुर, ठीक ना। उसके बाद जो है बिहार का हाजीपुर, उसके बाद भागलपुर में एक जगह है नवगछिया, ठीक ना। बिहार के भागलपुर जिले में एक जगह क्या है, नवगछिया। ये दोनों जगह ऐसा है जो कि केला के लिए बहुत फेमस है। ये पॉइंट यहाँ लिख लो। सोलह पॉइंट लिखो। बिहार के हाजीपुर, बिहार के हाजीपुर एवं नवगछिया, ठीक ना। नवगछिया कहाँ है, ये है भागलपुर साइड, भागलपुर जिला में पड़ता है। नवगछिया का इलाका केला की खेती के लिए, केला की खेती के लिए उपयुक्त है ना। बिहार में सबसे उत्तम क्वालिटी का बढ़िया क्वालिटी केला मिलेगा वो हाजीपुर और नवगछिया में मिलेगा। यहाँ की मिट्टी एवं जलवायु केला के लिए उपयुक्त है, नहीं कि हाजीपुर और नवगछिया में जो मिट्टी है, वहाँ का जो जलवायु है वो केला के लिए बहुत ही क्या परफेक्ट है। इस प्रकार इस इलाके में केला उत्पादन एक व्यवसाय का रूप ले रहा है, यानी कि एक बिजनेस बन गया यहाँ का केला उत्पादन करना। प्रत्येक आदमी जो है, ठीक ना, केला उत्पादन करना चाहते हैं। प्रत्येक आदमी क्या चाहते हैं, केला उत्पादन करना। फलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ हो गई है, ठीक ना। यहाँ का ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी क्या हो गया, काफी सुदृढ़ हो गया है। अगला है लीची। क्या है, लीची। तो मुजफ्फरपुर का इलाका शाही लीची के लिए लोकप्रिय है, ये भी लिखो। पूछेगा शाही लीची के लिए कौन सा इलाका फेमस है, मुजफ्फरपुर फेमस है, ठीक ना। शाही लीची के लिए कौन सा फेमस है, मुजफ्फरपुर काफी फेमस है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, मुजफ्फरपुर क्या है, जिला है, बिहार का एक जिला है। तो मुजफ्फरपुर का इलाका नहीं, वो एक जगह है, ठीक ना। हाजीपुर कोई जिला नहीं है, बल्कि हाजीपुर क्या है, बिहार का एक शहर है। और मुजफ्फरपुर क्या है, जिला है। मुजफ्फरपुर का इलाका शाही लीची के लिए, यानी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लीची मिलेगा। शाही लीची के लिए लोकप्रिय है, मतलब बहुत फेमस है। लोकप्रिय को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फेमस, लोकप्रिय है। यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर लीची के बागान लगाकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, ठीक ना। लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर का अधिक किसान क्या लगाते हैं, लीची लगाते हैं। लीची लगा के अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। शाही लीची का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरा दुनिया में, ठीक ना, पूरा दुनिया में जो शाही लीची का मांग है। लीची का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी काफी उपयोग है। अगला है गन्ना, ठीक ना। गन्ना की खेती के लिए बिहार पूर्व से मशहूर है, ठीक ना। गन्ना की खेती के लिए पूरा बिहार ही फेमस है। पूरा बिहार ही क्या है, फेमस है। बिहार में कुछ इलाके हैं जैसे पूर्णिया, सहरसा, पश्चिम चंपारण आदि इलाके में गन्ना की खेती बड़े पैमाने पर होती है, ठीक ना। उससे गन्ना खेती पूरे बिहार में होता है। पूरा बिहार ही क्या है, फेमस है, ठीक ना। लेकिन जो है पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, पश्चिम चंपारण हो गया, ये 3 जिला ऐसे हैं जो गन्ना के लिए बहुत फेमस हैं। गन्ना एक उद्योग आधारित फसल है। इससे चीनी, गुड़ आदि प्राप्त होता है, ठीक ना। गन्ना के जो है
फैक्ट्री में ले जाया जाए तो गन्ना से क्या बनता है, चीनी बनता है और क्या बनता है, शक्कर यानी गुड़ बनता है। इस प्रकार गन्ना की खेती से बड़े पैमाने पर आमदनी होती है, ठीक है। तुम गन्ना को डायरेक्ट बेच सकता है, छठ से गन्ना खूब बिकता है ना। उसके बाद गन्ना का जूस बना के बेच सकता है, गन्ना से चीनी बना के बेचता है, गन्ना से गुड़ बना के बेचता है, ठीक है ना। तो गन्ना का बहुत उपयोग है। इसके अलावा ग्रामीण कृषक गुड़ आदि के उद्योग लगाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं ना। वहाँ के कुछ किसान क्या करते हैं, जो गन्ना उपजाते हैं ना, वही क्या करते हैं, गुड़ बनाने वाला मशीन भी लगा लेते हैं। गन्ना उपजाए उससे क्या करते हैं, गुड़ बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं। आगे कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा योगदान है, ठीक ना। भारत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, कृषि का, खेती का। फिर भी किसानों की उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक ना। इतना जो है भारत में इतने उच्च पैमाने पे, इतना हाई लेवल पे कृषि होता है, खेती होता है, फिर भी यहाँ के किसान गरीब रह जाते हैं। किसानों का कंडीशन बढ़िया नहीं है। बहुत जगह कृषकों की आत्महत्या तक करनी पड़ती है, ठीक ना। बहुत जगह किसान इतना मतलब कि हो जाते हैं, इतना कर्ज के तले डूब जाते हैं, बेचारा आत्महत्या तक कर लेते हैं जब कर्ज को नहीं चुका पाते हैं। अतः सरकार को इस ओर ध्यान आकृष्ट करना होगा, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो है भारत के किसान जो है क्या है, दुखी क्यों रहते हैं। कृषि को उद्योग का दर्जा देकर किसानों की स्थिति में सुधार लाया जाता है ना। कृषि कार्य को सम्मान देने के लिए आने वाली पीढ़ी को कृषि के प्रति लगाव पैदा करना होगा, ठीक ना। आने वाली जो नई पीढ़ी है वो कृषि को ऐसे फालतू काम समझता, अपमान वाला काम समझता, लेकिन कृषि क्या है, बहुत ही अच्छा काम है। आने वाली जो अगली जो पीढ़ी आ रही है उसको जो है कृषि से खेती से क्या करना है, लगाव करना और खेती से उसको प्रेम करना, ठीक ना। खेती के बारे में जानना है। उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कृषि से संबंधित अध्याय जोड़ने होंगे, ठीक ना। जो उसका पढ़ाई लिखाई का जो पाठ है, जो पढ़ाई लिखाई का पाठ है, उसमें खेती का भी एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, खेती वाला एक बुक जोड़ना पड़ेगा। जैसे एक इतिहास बुक है ना, इतिहास, मैथ, साइंस, ठीक ना। इसी प्रकार जो एक बुक होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए केवल कृषि या खेती, ठीक ना। उससे बच्चे क्या होंगे, और एक चैप्टर नहीं बल्कि पूरा एक बुक ही होना चाहिए, तो बच्चे उसके बारे में, कृषि के बारे में जानेंगे। अभी भी देखो एक जो है एक कोर्स होता है, ठीक ना। एक कोर्स होता है इंटर के बाद एग्रीकल्चर का। किसका कोर्स होता है, एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर फ्रेश कृषि के लिए, ठीक ना। तो कृषि, ठीक ना, उसमें टोटल चीज जैसे तुमको कृषि के बारे में बताया जाएगा। एग्रीकल्चर कृषि नाम का ये कोर्स है। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए तकनीकी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना होगा। जब तक हम लोग टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ाएंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारे कृषि में जो है क्या होगा, वृद्धि नहीं होगा। कृषि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम हो सकता है, ठीक ना। सामाजिक परिवर्तन का माध्यम क्या है, खेती है। सामाजिक परिवर्तन से कृषि की पैदावार अधिक होगी। जब पूरे समाज जो है एकजुट होकर जो है ना अच्छे पैमाने पर कृषि करेगा, कृषि का पैदावार भी अधिक होगा। कृषि के अधिशेष उत्पादन एवं उद्योग आधारित कच्चे माल का अत्यधिक उत्पादन के कृषकों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। अर्थव्यवस्था अच्छी होने से उसके रहन सहन का स्तर भी बढ़ेगा, ठीक ना। अगर किसानों का अर्थव्यवस्था बढ़िया हो जाता है, उसके रहन सहन के तौर तरीके बढ़ेंगे। वो गरीबों के भांति जो है जीवन नहीं जिएगा, कहीं कर्ज नहीं उठाएगा, बल्कि अपने आप पे वो जो है ना मजबूत रहेगा। उच्च शिक्षा की तरफ लोग मुखातिब होंगे, ठीक ना। अभी देखो किसान इतना मेहनत करते हैं, फिर भी किसान के बच्चे अधिक दूर तक नहीं पढ़ पाते। रीजन क्या, पैसों की कमी, ठीक ना, क्योंकि उसका स्तर जो बढ़िया नहीं है। कृषि बढ़िया होगा तो उसके बाद पैसों की कमी नहीं होगी और वे अपने बच्चों को भी अधिक से अधिक दूर तक पढ़ा सकेंगे। आमदनी बढ़ने से यंत्रीकृत कृषि शुरू होगी। यंत्रीकृत मतलब कि मशीनीकरण कृषि होगा, ठीक ना। जो लोग अभी हाथ से काम करते हैं वो किससे काम करेंगे, मशीन से काम करेंगे, क्योंकि उसके पास पैसा रहेगा, आमदनी रहेगा। इस प्रकार समाज में परिवर्तन आएगा। अगला है कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है। कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषकों के लिए काफी लाभदायक होगा। यदि वैज्ञानिक तरीके से कृषि हम खेती करेंगे वो हमारे लिए बहुत ही क्या होगा, लाभदायक होगा। पारंपरिक खेती से किसानों की उपज अच्छी नहीं होती थी। पारंपरिक खेती में एक ही फसल हर बार लगाना है, ठीक ना। काट लिए फिर वही फसल, काट लिए फिर वही फसल, उससे उपज बढ़िया नहीं होता है। जहाँ एक ही बीज का बार बार प्रयोग करने से बीज की गुणवत्ता छीन हो जाती है, वह एक ही प्रकार के खाद्यान्न फसल लगाने से मृदा की उर्वरा शक्ति भी छीन हो जाती है, ठीक ना। एक ही बीज को यदि बार बार लगाएंगे तो उससे बीज का भी गुणवत्ता खत्म होगा, मिट्टी का भी गुणवत्ता क्या होगा, खत्म हो जाएगा। सिंचाई के लिए वर्षा निर्भरता से या तो अनावृष्टि के कारण फसल सूख जाते हैं या तो अतिवृष्टि के कारण फसल नष्ट हो जाते हैं। मतलब यदि वर्षा पे हम निर्भर है पूर्णतः, कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं कर रहे सिंचाई के लिए, कम वर्षा हुआ तो फसल सूख जाएगा, अधिक वर्षा हुआ फसल जो दह के बह के नष्ट हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए हमें वर्षा पर भी निर्भर नहीं होना चाहिए। कम वर्षा हुआ तो हमें जो दूसरा माध्यम से भी सिंचाई करना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति के आने से उत्पादन में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है।
पादप संस्करण के द्वारा कम वांछित गुण वाले पौधा काफी अधिक वांछित गुण वाले पौधे के साथ परगण करवाकर उन्नत किस्म की बीजें प्राप्त किया जा सकता है। जिस पौधे में कम गुण है और जिस पौधे में अधिक गुण है, अधिक गुण वाले पौधे में कम गुण वाले पौधे को लगाया कर उसका गुणवत्ता शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इस बीज से कम समय में अच्छी फसल प्राप्त होगी। उर्वरक का उत्पादन होने से खेतों की उर्वरा शक्ति भी क्या होगी, फिर से बढ़ेगी। ठीक ना, जैसे कीटनाशी, खरपतवारनाशी आदि का छिड़काव करें। जैसे यदि फसल में कीड़ा लग गया है उसको यूं ही मत छोड़ दो या तुम्हारे फसल को खराब कर देगा। कीटनाशी दवाई का प्रयोग करो जो कि क्या करेगा, उस कीड़े मकोड़े को मार देगा। इससे फसल नष्ट होने से बच जाएगा। सिंचाई के तरह तरह के साधन से पौधों में नमी हमेशा बनी रहती है। आधुनिक यंत्रों के कारण समय पर कृषि कार्य संभव हो पाता है एवं समय की बचत होती है ना। यदि हम मशीनों से काम करेंगे तो खेती का काम क्या होगा, बहुत कम समय में अधिक काम कर पाएंगे। ठीक ना, अगर हम खुद से काम करेंगे कम समय में अधिक समय में कम काम करेंगे, होता है ना। मशीन क्या करता है काम को फास्ट करता है। इसी कारण 1960 के दशक में हरित क्रांति आई थी। इस प्रकार में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषि के लिए काफी लाभदायक है ना। इस प्रकार आज जो इतिहास का चैप्टर ही नहीं बल्कि इतिहास का पूरा बुक खत्म हो गया। जय हिंद।